गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने मिडवाइफरी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, वो है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अपन स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर बेसिक से लेकर के पूरा लेवल तक उसमें पढ़ाई करेंगे। तो आप अपने कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू जैसे लिखा रहे हैं उस हिसाब से आप नोट्स बनाते रहें और समझते रहें। बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं PIH, या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। बहुत सारे पर्सन होते हैं जो प्रेगनेंसी से पहले उसको हाइपरटेंशन नहीं होता है, तो उस कंडीशन के अंदर इसमें लिखा है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर कितने प्रकार के हाइपरटेंशन देखने को मिलते हैं, या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें अपन पढ़ते हैं। तो एक होता है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। दूसरा है प्री इक्लेम्सिया और उसके बाद में है इक्लेम्सिया। ये जो मिडवाइफ के अंदर या प्रेगनेंसी के अंदर जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है ये मोस्टली है। अब अपने इसमें बेसिक एक कीव्यू के हिसाब से देखें तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, मतलब कि ओनली ये जो हाइपरटेंशन है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान होगा, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहलाता है। जिसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज बीपी रहेगा, ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, विदाउट edema एंड प्रोटीन यूरिया। ओनली बीपी बढ़ा हुआ रहेगा। इस कंडीशन के अंदर विदाउट इडिमा और प्रोटीन यूरिया क्या लगा, इसमें प्रोटीन लिया और या उस पर्सन को इडिमा देखने को नहीं मिलेगा। और प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज बीपी रहेगा, उसके बाद में इडिमा देखने को मिलेगा एंड प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। और उस कंडीशन के अंदर इक्लेम्सिया की कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर प्री इक्लेम्सिया देखने को मिलेगा, मतलब प्री इक्लेम्सिया के सिम्टम देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, सीजर देखने को मिलेगा। ये बेसिक डायरेक्ट डेफिनेशन की बात करें तो ये ऐसा होता है। अब बढ़ते हैं, अपन एक एक डिजीज लेते हैं और उस डिजीज का आउटलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। पहला है प्री इक्लेम्सिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर के अंत तक अच्छे तरह से देखते रहिए। प्री इक्लेम्सिया। अब इस डिजीज को अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या उसका डेफिनेशन है, उसके बाद में रिस्क फैक्टर्स,
या ईटियोलॉजी। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, उसके बाद में उस डिजीज के बारे में अपना ईटियोलॉजी पढ़ेंगे। ईटियोलॉजी पढ़ेंगे किस कारण से होता है। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन या क्लिनिकल फीचर देखेंगे। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन बोल दो या डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस करेंगे। और उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, प्रिवेंशन, उसका कैसे प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंशन। और उसके बाद में मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट, किस किस प्रकार का उसका मैनेजमेंट करेंगे। और उस कंडीशन के अंदर प्री इक्लेम्सिया की कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी वो पढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेशन जटिलता, कॉम्प्लिकेशन को क्या बोलते हैं, जटिलता। तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन अकर होगी उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उस कंडीशन के बाद में रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे, ईटियोलॉजी पढ़ेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे या साइन सिम्टम देखने पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम। इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रिवेंशन, मैनेजमेंट और उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन, प्री इक्लेम्सिया की डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन it is an abnormal condition, it is an abnormal condition usually appear after 20 weeks after 20 weeks of pregnancy during late second and third trimester is characterized by hypertension, proteinuria and edema। ये इसका डेफिनेशन हो गया। उसके बाद में है प्री इक्लेम्सिया affect about 5 to 10% of total pregnancy। उसके ये इनका एक क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। और उसके बाद में है इट इज more common in elderly gravida and primigravida ये इनके अंदर मोस्ट कॉमन पाया जाता है। तो प्री इक्लेम्सिया की बात करें कि एक डेफिनेशन की बात करें तो इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। यूजली अपियर आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी।
20 वीक्स के बाद में ये कंडीशन अपियर होती है, उस कंडीशन के अंदर आफ्टर 20 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग लेट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरटेंशन। उस पर्सन को क्या रहेगा, इंक्रीज बीपी रहेगा। उस कंडीशन के अंदर प्रोटीन यूरिया, मतलब यूरिन के साथ में क्या रहेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर उस पेशेंट को क्या रहेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम है। प्रीक्लेशिया के कंडीशन से जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा, प्रोटीन यूरिया रहेगा, यूरिन के साथ में क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा, और उस कंडीशन के उस पेशेंट को क्या मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। ये सिम्टम प्रीक्लेशिया की कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में लिखा है प्रीक्लेशिया अफेक्ट अबाउट 5 to 10% ऑफ टोटल प्रेगनेंसी। प्रीक्लेशिया की कंडीशन के अंदर टोटल प्रेगनेंसी का 5 to 10% है वो अफेक्ट करता है। उस कंडीशन के अंदर इट इज मोस्ट कॉमन इन द एल्डरली ग्रेविडा, मतलब ओल्ड एज में जो प्रेग्नेंट होते हैं उस कंडीशन के अंदर ज्यादा ये देखने को मिलते हैं, या प्रीमी ग्रेविडा जो फर्स्ट टाइम के अंदर जो प्रेग्नेंट होता है, कंसीव हो रही है लेडी, तो उस कंडीशन के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये एक अपना डेफिनेशन हो गया। तो इसमें 3 सिम्टम जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखना है। उसके बाद में है एटियोलॉजी। इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी एग्जैक्ट कारण है वो अननोन है, एग्जैक्ट कारण है, एग्जैक्ट कॉज है वो क्या है, अननोन है। एग्जैक्ट कारण के बारे में उसको पता नहीं है, बट एक बात करें कि उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर 3 फैक्टर काम करते हैं। 3 फैक्टर जो होते हैं, जो फर्स्ट है तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है, उसका लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो डायलेशन का काम करता है। बट इन द प्रेगनेंसी के अंदर, इन प्रीक्लेशिया की कंडीशन के अंदर क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके अंदर से क्या होगा, वासो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। यदि वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड का जो फ्लो है और ब्लड वेसल के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा वो ज्यादा होगा, और बढ़ा हुआ प्रेशर इन द वेसल्स आर नोन एज हाइपरटेंशन। तो इस कंडीशन के अंदर ये हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। दूसरा फैक्टर की बात करें कि यदि ब्लड सप्लाई प्रॉपर लीवर को नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, लीवर के फंक्शन क्या होगा, डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। तो लीवर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब, लीवर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, लीवर के जो एंजाइम्स होंगे, लीवर एंजाइम्स होंगे वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लीवर के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो उस कंडीशन के अंदर लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर जो एंडोथेलियल जो लेयर है, एंडोथेलियल डैमेज होगा। एंडोथेलियल
चेन है वो क्या हो जाएगी, डैमेज होगा। लीवर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब क्यों होगा, क्योंकि लीवर को प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। अब ब्लड प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई क्यों होगी, क्योंकि जब वासो कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, वेसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर प्रॉपर रूप से लीवर के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लीवर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। और लीवर का मेटाबॉलिज्म के अंदर डिस्टर्ब होगा तो उस कंडीशन के अंदर लीवर एंजाइम्स क्या होगा, इंक्रीज होंगे एंड एंडोथेलियल जो लेयर है वो क्या होगी, डैमेज होगी। जब एंडोथेलियल जो डैमेज होगी उस कंडीशन के अंदर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन लीवर के अंदर फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। और लीवर के अंदर फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन की बात करें तो H2O2 होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा, एंडोथेलियल जो लेयर है उसको क्या करेगा, डैमेज कर देगा। जब एंडोथेलियल जो लेयर है उसको डैमेज करेगा तो एंडोथेलियल लेयर को डैमेज किया तो उस कंडीशन के अंदर है परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फ्लूइड के प्रति परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब फ्लूइड के प्रति परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो एंडोथेलियल क्या करेगा, फ्लूइड का शिफ्टिंग होगा। तो उस फ्लूइड का शिफ्टिंग होगा तो उस कंडीशन के अंदर फ्लूइड इंट्रासेल्युलर टू एक्स्ट्रासेल्युलर में आएगा। उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ईडिमा देखने को मिलेगा। ईडिमा देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। उसके बाद में तीसरा है, यदि ये फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन यदि किडनी के अंदर होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इन किडनी, यदि किडनी के अंदर हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ग्लोमेरुलर डैमेज होगा। ग्लोमेरुलर डैमेज होगा तो उस कंडीशन के अंदर जो ब्लड के साथ में प्रोटीन आ रहा है फिल्टर होने के लिए, तो प्रोटीन फिल्टर होने के लिए आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर उसकी ग्लोमेरुलर डैमेज हुआ है। वोमेन कैप्सूल के अंदर जो ब्लड का फिल्टर हो रहा है तो वहां पे परमेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्लोमेरुलर डैमेज है। तो उस कंडीशन के अंदर जैसे ही प्रोटीन आएगा वो एक्सक्रेट आउट ऑफ द बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर ग्लोमेरुलर डैमेज हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। प्रोटीन यूरिया, यूरिन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन देखने को मिला। तो उस कंडीशन के अंदर ये तीनों सिम्टम देखने को मिलेगा। अब इटियोलॉजी एग्जैक्ट कॉज की बात करें तो अननोन है, बट एक 3 फैक्टर उसके ऊपर काम करते हैं, जिसमें वासो कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। अब वेजो कॉन्स्ट्रक्शन के लिए नाइट्रस ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है, उसका लेवल क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। और जब ये इन दोनों का लेवल जो डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन के अंदर वेजो कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और वेजो कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ब्लड वेसल्स का क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन होगा। तो उस कंडीशन के अंदर ब्लड फ्लो है प्रॉपर रूप से नहीं जा पाएगा, और जिसकी वजह से पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। एक सिम्टम जो हम डेफिनेशन के अंदर बताया था। दूसरा है, यदि लीवर को प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है कि वासो कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर लीवर मेटाबॉलिज्म क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, और जिसकी वजह से लीवर एंजाइम्स क्या होगा, इंक्रीज होंगे, तथा एंडोथेलियल जो है वो भी उसको क्या करेगा, डैमेज करेगा। जब एंडोथेलियल लेयर को क्या डैमेज करेगा, उस कंडीशन के अंदर फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होगा तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन यदि लीवर की बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसको डैमेज करेगा, एंडोथेलियल लेयर को करेगा, और एंडोथेलियल लेयर की परमेबिलिटी को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। जब परमेबिलिटी को बढ़ा देगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा,
कि फ्लूइड का शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा और बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। यदि यही फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन इन किडनी में हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर ग्लोमेरुल क्या करेगा, डैमेज करेगा, और ग्लोमेरुल डैमेज होगा तो ब्लड के साथ में जो प्रोटीन आ रहा है वो प्रोटीन बॉडी के अंदर वापस जाना चाहिए, बट वो वापस ना करके उसको क्या कर रहा है, एक्सक्रीट आउट कर रहा है, यूरिन के साथ में बाहर फेंक रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, प्रोटीन यूरिया रहेगा। तो ये सिम्टम देखने को मिलेगा। ये एक पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ये देखने को मिलेगा। अब करते हैं बात रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? बने रहिए आराम से और अच्छे से समझिए। अब है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब है कौन कौन से कारक है जो प्रीक्लेम्सिया की ओर मोड़ देते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें मतलब किस कारण से ये भी हो सकता है। तो उसके बाद में रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर प्रीमी ग्रेविडा जो इटियोलॉजी के डेफिनेशन में भी लिखा था, प्रीमी ग्रेविडा 70% प्रीमी ग्रेविडा के अंदर प्रीक्लेम्सिया देखने को मिलेगा। उसके बाद में वुमेन अंडर 19 ईयर, वुमेन अंडर 19 ईयर एंड over 40 years and over 40 years age। उसके बाद में बात करें तो प्रीक्लेम्सिया या इक्लेम्सिया कंडीशन, प्री इक्लेम्सिया या इक्लेम्सिया प्रीवियस हिस्ट्री। उसके बाद में बात करें फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। उसके बाद में डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, जेनेटिक, उसके बाद में ओबेसिटी विद बॉडी मास इंडेक्स, ओबेसिटी मोर देन, लाइट थोड़ा कट गया है तो रुकिए एक मिनट। ओबेसिटी विद body mass index, obesity with body mass index more than 35। उसके बाद में है मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी। उसके बाद में है हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोफॉर्म मोड। उसके बाद में है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफॉर्म मोड। उसके बाद में है हिस्ट्री ऑफ रीनल डिजीज, यहां से लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ रीनल डिजीज। उसके बाद में है प्लेसेंटल इंसेमिया, एबनॉर्मल प्लेसेंटा। उसके बाद में पुअर प्लेसेंटेशन,
पुअर प्लेसेंटेशन, मालन्यूट्रिशन, इन सभी कारण से रिस्क फैक्टर के अंदर आता है। जैसे कि प्रीमेच्योर है, फर्स्ट टाइम में जो प्रेग्नेंट हुए हैं तो उस कंडीशन के अंदर 70% है वो उसको प्रीक्लेम्सिया हो सकता है। वुमेन अंडर द 19 ईयर एंड ओवर 40 ईयर, जिनका 19 साल से कम है और 40 साल से ज्यादा है और उस कंडीशन के अंदर कंसीव हुए हैं तो उस कंडीशन के अंदर प्रीक्लेम्सिया होने के चांसेस रहते हैं। या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द प्रीक्लेम्सिया या एक्लिप्सिया की कंडीशन है, पहले भी उसको जब प्रेग्नेंट हुए थे उस कंडीशन के अंदर भी प्रीक्लेम्सिया हुआ था तो उस कंडीशन के अंदर अभी भी बीपी उनको बढ़ सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ द हाइपरटेंशन, यदि पर्सन है उनको हाइपरटेंशन रहता है तो उस कंडीशन के अंदर भी देखेगा। और डायबिटीज मेलाइटस हो या जेनेटिक फैक्टर है उसके अंदर भी प्रीक्लेम्सिया देखने को मिलेगा। ओबेसिटी विद द बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 35, मतलब बॉडी मास इंडेक्स है 35 से ज्यादा है तो 24.9 से 29.9 ये जो होता है वो नॉर्मल होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो 35 से ज्यादा होता है तो उस कंडीशन के अंदर भी प्रीक्लेम्सिया कोज करेगा। मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर भी देखने को मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेटिफॉर्म मोड, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेटिफॉर्म मोड, तो इस कंडीशन के अंदर एक फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन होगा, एबनॉर्मल मास का फॉर्मेशन होगा इन द प्लेसेंटल साइट। तो ये भी होता है तो उस कंडीशन के अंदर भी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ रीनल डिजीज, यदि किडनी में दिक्कत है तो उस कंडीशन के अंदर भी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। प्लेसेंटल इंसेमिया, यहाँ पे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिशन है वो दिक्कत हो रहा है तो प्लेसेंटल इंसेमिया देखने की वजह से भी हाइपरटेंशन मिलेगा। और पूर प्लेसेंटेशन और मालन्यूट्रिशन। पूर्व प्लेसेंटेशन क्या मतलब ये है कि ये प्लेसेंटा प्रॉपर रूप से उसका फंक्शन नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर भी प्रीक्लेम्सिया देखने को मिलेगा। ये अपने हैं रिस्क फैक्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन, सॉरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इन्वेस्टिगेशन नहीं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्लिनिकल फीचर के अंदर बात करें कि प्रीक्लेम्सिया के अंदर कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे तो डेफिनेशन के अंदर अपन जो 3 सिम्टम बताए थे, हाइपरटेंशन रहेगा, प्रोटीन यूरिया रहेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। ये सिम्टम तो देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन को क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर पर्सन का क्या होगा, वेट लॉस रहेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा। वेट लॉस नहीं, वेट गेन रहेगा क्योंकि एडिमा है, इस कंडीशन के अंदर वेट गेन देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर डिक्रीज यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा। उसके बाद में डिजीनेस देखने को मिलेगा, डिजीनेस। और उसके बाद में स्लीप डिस्टर्बेंस रहेगा, डिस्टर्ब स्लीप रहेगा, डिस्टर्ब स्लीप, ये देखने को मिलेगा। एक बार लिख लीजिए, तब तक इंक मार्कर में इंक डाल देते हैं। हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, बीपी इंक्रीज रहेगी और बीपी इंक्रीज भी कितना रहेगा, 140/90 से भी एबो देखने को मिलेगा।
उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन को प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, इडिमा देखने को मिलेगा, और उसके बाद में उसको क्या देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा। उसके बाद में इफिकेसिटी पेन रहेगा, वेट गेन रहेगा। उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन को क्या रहेगा, यूरिन आउटपुट क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। तो यूरिन आउटपुट यदि डिक्रीज है तो उस कंडीशन के अंदर उसको क्या बोलते हैं, ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओलिगो यूरिया देखने को मिलेगा। डिजीनेस और डिस्टर्ब स्लीप देखने को मिलेगा। ये क्लिनिकल फीचर है वो देखने को मिलेगा। नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है, क्योंकि बीपी बढ़ रहा है, उस कंडीशन के अंदर नोजिया एंड वॉमिटिंग भी हो सकती है। ये बेसिक सिम्टम है। उसके बाद में बात करते हैं टाइप्स। प्रीक्लेप्सिया दो टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है, एक माइल्ड प्रीक्लेप्सिया और सीवियर प्रीक्लेप्सिया। तो माइल्ड प्रीक्लेप्सिया और सीवियर प्रीक्लेप्सिया के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है वो अपन पढ़ते हैं। माइल्ड प्रीक्लेप्सिया टाइप्स की बात करें, माइल्ड प्रीक्लेम्पसिया। माइल्ड प्रीक्लेम्पसिया, प्रीक्लेम्पसिया के अंदर क्या हो रहा था, हाइपरटेंशन हो रहा था। तो माइल्ड प्रीक्लेम्पसिया के अंदर ब्लड प्रेशर की बात करें, बीपी कितना रहेगा, 140/90 से क्या रहेगा, एबो रहेगा। 140/90 से लेकर के बिलो 160/110 mm.Hg देखने को मिलेगा। ये बीपी देखने को मिलेगा। उसके बाद में माइल्ड प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। माइल्ड प्रोटीन यूरिया रहेगा जिसके अंदर 0.3 ग्राम पर 24 आवर्स के अंदर देखने को मिलेगा। यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा इतना देखने को मिलेगा। उसके बाद में माइल्ड जनरलाइज्ड इडिमा देखने को मिलेगा। माइल्ड जनरलाइज्ड इडिमा देखने को मिलेगा। माइल्ड जनरलाइज्ड इडिमा जो फर्स्ट सीन इन द एंकल, फर्स्ट सीन इन द एंकल, एंकल के अंदर फर्स्ट सबसे पहले इडिमा देखने को मिलेगा। ये टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स का प्रीक्लेप्सिया देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर माइल्ड प्रीक्लेप्सिया, माइल्ड मतलब सीवियर नहीं है, हल्के से छोटे से सिम्टम देखने को मिलेंगे। जैसे कि उसका बीपी रहेगा 140/90 से तो ऊपर रहेगा, बट 160/110 mm.Hg से कम रहेगा। ये एक मैंने रेंज बता दी है, इस रेंज के बीच में रहेगा। और उस कंडीशन के अंदर माइल्ड प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। 0.3 ग्राम पर 24 आवर के ओवर में देखने को मिलेगा। माइल्ड प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा और माइल्ड जनरलाइज्ड इडिमा देखने को मिलेगा। ज्यादा इडिमा सूजन नहीं देखने को मिलेगा, माइल्ड जनरलाइज्ड इडिमा देखने को मिलेगा। और फर्स्ट सीन इन द एंकल, एंकल के सबसे लोअर पार्ट में, लोअर एक्सट्रीमिटीज है, वहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद में है सीवियर प्रीक्लेप्सिया। ये माइल्ड प्रीक्लेप्सिया है और आप भी पढ़ते हैं सीवियर प्रीक्लेप्सिया। टाइप के अंदर सेकेंड टाइप है सीवियर प्रीक्लेप्सिया। सीवियर प्रीक्लेप्सिया, सीवियर प्रीक्लेप्सिया के अंदर बात करें तो ब्लड प्रेशर कितना रहेगा, बीपी रहेगा मोर देन 160/110 mm.Hg। उसके बाद में यूरिन आउटपुट लेस देन 400 mm, यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, ओलिगो यूरिया, ओलिगो यूरिया के नाम से जानते हैं।
ये सिम्टम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कौन क्या रहेगा, ब्लड विजन देखने को मिलेगा, ब्लड विजन देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर पर्सन को पल्मोनरी इडिमा देखने को मिलेगा, पल्मोनरी इडिमा देखने को मिलेगा। और उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या रहेगा, सडन स्वेलिंग ऑफ फेस, फीट एंड फीट, जिसकी वजह से सडन स्वेलिंग ऑन द फेस, फीट एंड हैंड, ये देखने को मिलेगा। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। फिटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, फिटल डिस्ट्रेस, फिटल डिस्ट्रेस। और वेट क्या रहेगा, WEIGST, वेट गेन रहेगा। इसके बाद में ये सिम्टम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सीवियर प्रीक्लेप्सिया की बात करें तो बीपी रहेगा मोर देन 160-110 mm/Hg, इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml रहेगा, जिसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया। उस कंडीशन के अंदर विजुअल डिस्टर्बेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, ब्लड विजन देखने को मिलेगा, धुंधला धुंधला दिखाई देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये क्यों देखने को मिल रहा है, देखिएगा कि विजुअल डिस्टर्बेंस के अंदर क्या हो रहा है। देखो हाइपरटेंशन हुआ है, हाइपरटेंशन होने की वजह से क्या हुआ, ब्लड जो सप्लाई जो आई के अंदर हो रहा है वो डिस्टर्बेंस हो रही है। रेटिनल डिटेचमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिला है, रेटिनल डिटेचमेंट, रेटिनल डिटेचमेंट देखने को मिलेगा। मतलब रेटिना है, वहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होने की वजह से जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो रे का कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहां पे दिक्कत आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड विजन देखने को मिलेगा, धुंधला दिखाई देगा। रेटिनल डिटेचमेंट हो रहा है और रेटिनल हेमरेज देखने को मिलेगा। हेमरेज रेटिना के अंदर यदि ब्लड वेसल से और उस ब्लड वेसल के अंदर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर रेटिना के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हेमरेज देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। उस कंडीशन के अंदर पल्मोनरी इडिमा देखने को मिलेगा और उस कंडीशन के अंदर सडन स्वेलिंग ऑन द फेस, फीट और हैंड में देखने को मिलेगा। बच्चे के अंदर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ है वो रुक जाएगी। यदि प्रीक्लेप्सिया है तो प्रॉपर रूप से उसको न्यूट्रिशन है और ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई है, वो नहीं मिल पाएगी और जिसकी वजह से इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। उस कंडीशन के अंदर बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फिटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा और वेट गेन होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या अफेयर हो रहा है, इडिमा देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन के अंदर वेट क्या होगा, गेन होगा। उसके बाद में हेल्थ सिंड्रोम देखने को मिलेगा। उसके बाद में कौन से सिम्टम देखने को मिलेगा, हेल्थ सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इसके अंदर ही सीवियर प्रीक्लेप्सिया के अंदर ही इसके सिम्टम है ये हेल्थ सिंड्रोम, हेल्थ सिंड्रोम, ये देख सकते हैं। हेल्थ में एफ जो है हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस रहेगा। एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लीवर एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स। उसके बाद में रहेगा लो प्लेटलेट्स, लो प्लेटलेट्स देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये सिम्टम देखने को मिलेगा।
तो हेल्प सिंड्रोम, यहां पे सिंड्रोम आया है, मल्टीपल सिम्टम देखने को मिल रहा है। उस कंडीशन के अंदर हीमोलाइसिस हो रहा है, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। लीवर, इलेवेटेड लीवर एंजाइम्स, मैंने आपको ईटियोलॉजी के अंदर भी बताया था कि वहां पे फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिस्टर्ब होगा और जिसकी वजह से लीवर एंजाइम्स क्या होगा, इलेवेटेड होगा। तो लीवर एंजाइम्स क्या रहेगा, इलेवेटेड रहेंगे। इलेवेटेड लीवर एंजाइम्स देखने को मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर लो प्लेटलेट्स जिसमें रहेगा 1 लाख से कम प्लेटलेट्स देखने को मिलेगी, MM 1 लाख से कम देखने को मिलेगा। ये रहेगा सेपरेट हमने पढ़ दिया। टाइप्स के अंदर 2 टाइप्स है, माइल्ड और सीवियर। तो माइल्ड के अंदर कौन कौन से सिम्टम देखने को मिल रहे थे और सीवियर के अंदर कौन कौन से सिम्टम देखने को मिल रहे थे वो पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन, कौन कौन सी जांचें हैं वो प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन के अंदर करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के अंदर करेंगे यूरिनेलाइसिस करेंगे, जिसके अंदर फॉर माइक्रोस्कोपी उसके बाद में कल्चर एंड सेंसिटिविटी, उसके बाद में प्रोटीन यूरिया। ये देखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है यूरिनेलाइसिस। एनालिसिस करेंगे, यूरिन का सैंपल लेंगे और यूरिन के सैंपल से एनालिसिस करेंगे और यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा को देखेंगे। यूरिन की एक माइक्रोस्कोपी करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि प्रीक्लेम्सिया का है नहीं, प्रोटीन यूरिया है नहीं है, वो देखेंगे। तो यूरिनेलाइसिस करेंगे सबसे पहले, एक इन्वेस्टिगेशन। दूसरा है ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी में करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द एंटीरियर ऑफ आई, एग्जामिनेशन ऑफ एंटीरियर ऑफ आई फॉर, किसके लिए करेंगे, क्यों करेंगे, रेटिनल इडिमा, एंड हेमरेज। ये करेंगे। ऑप्थेल्मोस्कोपी लिखा हुआ है यहां पे। स्कोपी का मतलब क्या हुआ, ए विजुअलाइजेशन ऑफ द एंट्रिक पार्ट ऑफ द बॉडी और ऑफ तो इज रिलेटेड टू आई। तो आई का एग्जामिनेशन करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर एग्जामिनेशन ऑफ द एंटीरियर ऑफ द आई किसके क्यों करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर रेटिनल इडिमा देखने को मिल रहा है, रेटिना के अंदर सूजन स्वेलिंग देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन के अंदर रेटिना के अंदर हेमरेज देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे अपने में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर लिखा था कि विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, उस पर्सन को ब्लड विजन देखने को मिलेगा, तो वहां से ऑप्थेल्मोस्कोपी से वो जांच करेंगे। यदि उस कंडीशन के अंदर ये डिजीज या सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है उस पर्सन को, तो ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे। इसके बाद में तीसरा करेंगे ब्लड प्रेशर, यूरिनलाइसिस हो गया, उसके बाद में ब्लड प्रेशर, बीपी को चेक करेंगे। ब्लड कितना होगा, तीसरा ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे।
इफ सिस्टोलिक बीपी, इफ systolic blood pressure more than 30 mm of Hg, 30 mm of Hg and diastolic BP, diastolic BP more than 50 mm dot Hg, उसके बाद में दूसरा है इफ मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर मोर देन 105 mm.Hg, तो उस कंडीशन के अंदर ये करेंगे। इफ सिस्टोलिक बीपी मोर देन 30 mm और डायस्टोलिक बीपी मोर देन 50 mm, नॉर्मल के अंदर इसको ऐड करेंगे। यदि इस कंडीशन के अंदर नॉर्मल के अंदर यदि डायस्टोलिक इतना बढ़ रहा है और सिस्टोलिक इतना बढ़ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग करेंगे। तो उसके बाद में इफ, इसका मतलब क्या हुआ, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे। और ये जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है तो ये एवरेज प्रेशर को देखा जाता है। मीन आर्टेरियल प्रेशर है एवरेज प्रेशर, किसको डिटेक्ट करता है, एवरेज प्रेशर ऑफ आर्टरी ऑफ कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल। एक बेस्ट इंडिकेटर फॉर द परफ्यूजन, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द परफ्यूजन टू वाइटल ऑर्गन, परफ्यूजन टू वाइटल ऑर्गन, ये मेन आर्टेरियल प्रेशर होता है। मेन आर्टेरियल प्रेशर का मतलब होता है ये एक एवरेज प्रेशर होता है, कार्डिक साइकिल होता है। उस कार्डिक साइकिल के अंदर से जो यूरिन ब्लड जो होता है वो किस एवरेज से फ्लो हो रहा है, तो वो होता है ये मेन आर्टेरियल प्रेशर होता है। तो मेन आर्टेरियल प्रेशर एवरेज प्रेशर ऑफ द आर्टरी ऑफ कार्डिक साइकिल, एक कार्डिक साइकिल के अंदर जो एवरेज प्रेशर कितना होता है उसको देखा जाता है। और बेस्ट इंडिकेटर ऑफ परफ्यूजन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स, ये बेस्ट इंडिकेटर है कि कितना मतलब प्रॉपर रूप से आ रहा है, कितना जा रहा है, उसके साथ में कितना प्रेशर है, ये देखते हैं। अब मेन आर्टेरियल प्रेशर को देखने के लिए यहाँ पे मैंने लिखवाया है कि मेन आर्टेरियल प्रेशर मोर देन 105 mm.Hg है, उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, ब्लड बीपी मॉनिटरिंग करेंगे। अब मेन आर्टेरियल प्रेशर को जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, 2 into डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक बट्टा 3, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से करेंगे। या कैलकुलेटेड आल्सो डायस्टोलिक प्लस प्रेशर बट्टा 3, ये दोनों फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से अपन मेन आर्टेरियल प्रेशर को देख सकते हैं। देखिएगा 2 into डायस्टोलिक, 2 into डायस्टोलिक लिखा है। यदि मैं कहूं कि एक पर्सन का 140/90 बीपी है, तो उस कंडीशन के अंदर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 into डायस्टोलिक कितना हुआ 90, उसके बाद में प्लस 140 बटा 3, तो इसका जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेन आर्टेरियल प्रेशर। उसके बाद में यदि इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जिसमें होगा डायस्टोलिक कितना हुआ 90 प्लस, अब पल्स प्रेशर क्या है, पल्स प्रेशर ये है कि इन दोनों के बीच में, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं
A difference between the diastolic and systolic are known as the pulse pressure. तो इस दोनों के बीच में कितना गैप है? 15 का। तो डायस्टोलिक हो गया 90, उसके बाद में पल्स प्रेशर हो गया 15/3, और ये आएगा, वो आएगा मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। यदि मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा आ रहा है, इस कंडीशन का, अब इस कंडीशन में अपन बता सकते हैं कि उस पेशेंट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, ये उसका, या पर्सन को बोल सकते हैं कि ये प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन में है। तो ये दोनों फॉर्मूला है, उसकी वजह से इसके फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, या बीपी को मेजरमेंट करके मीन आर्टेरियल प्रेशर को देख सकते हैं। उसके बाद में एलएफटी करेंगे, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। मॉनिटर राइज लेवल ऑफ लीवर ट्रांसएमिनेज, जिसमें लीवर ट्रांसएमिनेज को देखते हैं, लीवर ट्रांसएमिनेज को देखते हैं, और इनकी मात्रा क्या रहेगी? एलिवेटेड देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी। मैंने आपको एटियोलॉजी के अंदर देखा है। उसके बाद में क्लॉटिंग स्टडी करेंगे, क्लॉटिंग स्टडी करेंगे, जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और उसके बाद में सोनोग्राफी। क्लॉटिंग स्टडी के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब ब्लड टेस्ट की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है या नहीं हो रही है, तो क्लॉटिंग स्टडी करेंगे। और उसके बाद में करेंगे सोनोग्राफी। सोनोग्राफी असेसमेंट ऑफ द फीटल ग्रोथ, असेसमेंट ऑफ फीटल ग्रोथ एंड वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो सोनोग्राफी करेंगे, जिसमें फीटल ग्रोथ किस हिसाब से हो रहा है, या एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना है, इसके बारे में देखेंगे। ये था आपने डायग्नोसिस। और उसके बाद में रोल ओवर टेस्ट भी करते हैं। रोल ओवर टेस्ट, ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, मेजरमेंट करने से रिलेटेड है, और इसका जो टेस्ट का डिस्क्रिप्शन है, जो हम डायग्नोसिस का कॉमन रूप से सारे जो इन्वेस्टिगेशन है उनके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, तो वहां से देख सकते हैं। उसके बाद में प्रिवेंशन, उसके बाद में है प्रिवेंशन। प्रीक्लेम्सिया का प्रिवेंशन क्या है, कैसे प्रिवेंशन करेंगे? रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करेंगे। सबसे पहले है रेगुलर एंटीनेटल चेकअप, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करेंगे। कैल्शियम सप्लीमेंट्री देंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे। उसके बाद में न्यूट्रिशनल एंड एंटीऑक्सीडेंट देंगे, न्यूट्रिशनल एंड एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे। गिव एंटी थ्रोम्बिन एजेंट, और उसके बाद में गिव टू एंटी थ्रोम्बिन एजेंट। एंटी थ्रोम्बिन एजेंट मतलब
खून को पतला करने की जो दवाई देते हैं वो देते हैं। लो डोज देंगे एस्पिरिन की, लो डोज ऑफ एस्पिरिन 60 mg पर डे के हिसाब से। ये अपने प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन की बात करें प्रीक्लेम्सिया के अंदर तो रेगुलर एंड डेंटल चेकअप करेंगे, एएनसी करेंगे। यदि रिस्क फैक्टर वाला जो बात बताया था कि ये जो रिस्क फैक्टर है तो उस कंडीशन के अंदर एएनसी करेंगे और एएनसी में कब कब आना है कब कब जाना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे, कैल्शियम की जो है वो प्रॉपर रूप से उसको सप्लीमेंट देंगे। न्यूट्रिशनल एंड एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे, न्यूट्रिशन प्रॉपर रूप से जो माल न्यूट्रिशन है या तो उस कंडीशन के अंदर प्रॉपर एक बैलेंस डाइट उनको देंगे। एंटीऑक्सीडेंट देंगे क्योंकि बॉडी के अंदर क्या बन रहा था, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उस कंडीशन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट देंगे। विटामिन जिसमें आएगा विटामिन ए, सी और विटामिन ई ये देंगे। उसके बाद एक एंटी थ्रोम्बिन एजेंट देंगे जिसमें लो डोज ऑफ द एस्पिरिन जिसमें 60 mg पर डे के हिसाब से उनको प्रोवाइड करें। तो ये एक प्रिवेंशन के रूप में है। अब देखते हैं मैनेजमेंट, ये एक प्रिवेंशन के रूप में है कि इसको कैसे रोका जा सकता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर बात करें तो सबसे पहले उस पर्सन को क्या करेंगे, प्रोवाइड द बेड रेस्ट। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर बात करें प्रोवाइड बेड रेस्ट, बेड रेस्ट। अब क्या होगा बेड रेस्ट से, तो बेड रेस्ट की वजह से क्या हो रहा है वहां पे, इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो रहेगा जिसकी वजह से क्या होगा, डाययूरेसिस देखने को मिलेगा। बेड रेस्ट की वजह से रीनल ब्लड फ्लो क्या है उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, रीनल ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होगा। अब जब रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन के अंदर यूरिन की मात्रा भी ज्यादा बनेगी, डाययूरेसिस की कंडीशन होगा। जब डाययूरेसिस की कंडीशन होगा तो बॉडी के अंदर से फ्लूइड बाहर निकलेगा और हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट होगा। बॉडी के डाययूरेसिस का मतलब क्या हुआ, यूरिन का मात्रा ज्यादा बढ़ना। तो और वहां पे पहले क्या हो रहा था, ओलिगोयूरिया हो रहा था। तो अब यदि यूरिन की मात्रा का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी से फ्लूइड का एक्सक्रीशन आउट हो रहा है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन को ट्रीट किया जा सकता है। तो ये प्रोवाइड बेड रेस्ट करवाना होगा। उसके बाद में है एडवाइस प्रोटीन डाइट, एडवाइस प्रोटीन डाइट। प्रोटीन डाइट उनको एडवाइस करना है 100 mg पर डे के से 100 mg या 100 ग्राम प्रोटीन पर डे, 100 ग्राम प्रोटीन पर डे के हिसाब से देना है। और उसके बाद में गिव टोटल कैलोरीज, गिव टोटल कैलोरी 1600 कैलोरी पर डे, कैलोरी पर डे के हिसाब से देना है। उसके बाद में एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना है। जिसके अंदर प्रीक्लेम्सिया के अंदर ड्रग्स ऑफ चॉइस की बात करें, ड्रग्स ऑफ चॉइस की बात करें मिथेडोफा, मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा
ये ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में देंगे। उसके बाद में लेबेटालोल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन। उसके बाद में इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो रहा है, इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, मतलब एक सीवियर कंडीशन है, ब्लड प्रेशर का एक सीवियर कंडीशन के अंदर इंक्रीज हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर देंगे नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड देंगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड देंगे, ये ड्रग्स देंगे। उसके बाद में मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, MgSO4, उस पर्सन को क्या देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट। अब देखते हैं मैनेजमेंट के अंदर बेड रेस्ट करवाएंगे, जिसमें इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डाययूरेसिस हुआ, यूरिन की मात्रा क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन को ट्रीट किया जा सकता है। उस कंडीशन के अंदर एडवाइज द प्रोटीन डाइट लेंगे, क्योंकि यूरिन के साथ में प्रोटीन की मात्रा एक्सक्रीट आउट हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर 100 ग्राम पर प्रोटीन, 100 ग्राम जो प्रोटीन है वो पर डे के हिसाब से पेशेंट को देंगे। उस कंडीशन के अंदर गिव टोटल कैलोरीज 1600 कैलोरी पर डे के हिसाब से उस पर्सन को देंगे। उस कंडीशन के अंदर एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे। और ड्रग्स ऑफ चॉइस की बात करें तो मिथाइल डोपा जो रहेगी ड्रग्स ऑफ चॉइस इन द प्रीक्लेशिया के अंदर रहेगा, उस कंडीशन के अंदर लेबेटालोल भी दे सकते हैं। इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, बहुत सीवियर कंडीशन है, इंक्रीज हो गया है, ब्लड प्रेशर 160/110 mm/Hg से ज्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर एक हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन है। उस कंडीशन के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड देंगे, और उस कंडीशन के अंदर MgSO4 देंगे। MgSO4 दे रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट एक प्रोफाइलैक्सिस के रूप में देते हैं। कैसे देते हैं, प्रोफिलैक्सिस के रूप में देते हैं। प्रोफिलैक्सिस का मतलब क्या हुआ कि प्रीक्लेप्सिया हुआ है, और उस प्रीक्लेप्सिया का ये यदि ट्रीटमेंट नहीं किया, टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द इक्लेप्सिया। उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को सीजर आना लग जाएगा और वो इक्लेप्सिया के अंदर चला जाएगा, तो एक प्रोफिलैक्सिस के रूप में देंगे, मतलब सीजर न आने से उससे पहले देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का काम क्या होता है, टू प्रिवेंट द सीजर को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। तो यहां पे जो प्रीक्लेप्सिया की कंडीशन के अंदर दे रहे हैं वो प्रोफिलैक्सिस के रूप में देते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कितने टर्म के अंदर है, तो किस किस कंडीशन के अंदर क्या करना है, गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग। अपने मैनेजमेंट चल रहा है, यदि बिलो 37 वीक्स है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, जो 37 से कम है वीक, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, मतलब उसका वाइटल साइन को, यूरिन के बारे में, यूरिन के अंदर प्रोटीन है नहीं है, ये सब वाइटल स्ट्रिक्ट वाइटल साइन उसको चेक करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। उस कंडीशन के अंदर कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को क्या करना है, कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अभी 37 वीक से कम वीक है, तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करेंगे और उस कंडीशन के अंदर कंटिन्यू प्रेगनेंसी करेंगे। उसके बाद में है यदि 37 वीक से ज्यादा है, 37 वीक से ज्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, टर्मिनेट द प्रेगनेंसी,
टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, टर्मिनेट प्रेगनेंसी या लेबर इंड्यूस करवाएंगे। इन केस नियर टर्म है, नियर टर्म मतलब टर्म कंडीशन के जस्ट पास में है, 37 वीक से ज्यादा नहीं गया है, नियर टर्म की कंडीशन के अंदर है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, लेबर इंडक्शन करवाएंगे, लेबर इंडक्शन करवाएंगे मतलब उनको डिलीवरी करवाएंगे। सिजेरियन सेक्शन भी हो सकता है, सिजेरियन सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन को या इंडक्शन ऑफ लेबर करवा दो। तो नियर टर्म के अंदर है या 37 वीक्स के कंडीशन के अंदर है, तो उसके कंडीशन के अंदर टर्मिनेट द प्रेगनेंसी करेंगे। उस कंडीशन के बाद में यदि 34 वीक्स है या उससे कम है, तो उस कंडीशन के अंदर और पेशेंट क्या है, प्रीक्लेम्सिया के कंडीशन में है, तो उस कंडीशन के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। किसके लिए देंगे, लंग्स मैच्योरिटी के लिए, लंग मैच्योरिटी के लिए, लंग्स मैच्योरिटी के लिए। अब गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग बात करें कि यदि प्रीक्लिप्सिया की कंडीशन के अंदर पर्सन है और उस कंडीशन के अंदर 37 वीक से कम है, तो उस कंडीशन के अंदर तो अभी दिन पूरे नहीं हुए हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उस कंटिन्यू प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखना है और उस कंडीशन के अंदर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना है, वाइटल साइन को स्ट्रिक्ट करना है, उसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो उस कंडीशन के अंदर कंटिन्यू प्रेगनेंसी रखनी है और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना है। उस यदि 37 वीक से ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना है। यदि इन केस न्यू बॉर्न है, नियर टर्म है, मतलब एक टर्म कंडीशन के जस्ट पास में नियर है, तो उस कंडीशन के अंदर लेबर इंडक्शन करवाएंगे या सिजेरियन सेक्शन करवाएंगे। यदि प्रेगनेंसी 34 वीक से कम है और उस पर्सन को हाइपरटेंशन है, तो उस कंडीशन के अंदर मैटरनल और फीटल दोनों को ही खतरा है, रिस्क है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, लंग्स मैच्योरिटी के लिए क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। क्योंकि बच्चे के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है, प्रॉपर रूप से लंग्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देंगे, लंग्स मैच्योरिटी के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। ये अपने मैनेजमेंट हो गया। अब वो अपने हैं कॉम्प्लिकेशन। लास्ट है कि प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है जिसके अंदर देखते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन की बात करें, प्रीक्लेम्सिया चेंज इन इक्लेम्सिया, प्री-इक्लेम्सिया चेंज इन इक्लेम्सिया, उस कंडीशन के अंदर पीपीएस होने के चांसेस रहेंगे। पीपीएस उस कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन मिलेगा, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन मिलेगा। उसके बाद में क्या मिलेगा, एब्रप्टिव प्लेसेंटा देखने को मिलेगा, एब्रप्टिव प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। और उस कंडीशन के अंदर क्या मिलेगा, डीआईसी देखने को मिलेगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन है। प्रीक्लेम्सिया है तो यदि सीवियर कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर किसमें जाएगा, इक्लेम्सिया में जा सकता है। पीपीएस पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाए, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, एब्रप्टिव प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है और उस कंडीशन के अंदर डीआईसी देखने को मिल सकता है। डीआईसी के फुल फॉर्म क्या है, disseminated intravascular coagulation, ये देखने को मिलेगा।
तो अपने प्रीक्लेम्सिया के अंदर सबसे पहले अपने ये कंप्लीट हो गया है। प्रीक्लेम्सिया के कंडीशन के अंदर सबसे पहले अपने डेफिनेशन पढ़ा। डेफिनेशन के अंदर 3 सिम्टम जो मोस्ट है वो देखें और किस कंडीशन के अंदर मोर कॉमन जो पाया जाता है वो देखें। उसके बाद में इटियोलॉजी 3 फैक्टर के ऊपर काम कर रहे थे, वो इटियोलॉजी के देखें। और उसके बाद में रिस्क फैक्टर कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं उसके बारे में देखें। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस के बारे में पढ़े और उसके बाद में मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले प्रिवेंशन पढ़ा और उसके बाद में किस प्रकार का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ड्रग्स मैनेजमेंट पढ़ा और उसके बाद में अकॉर्डिंग टू वीक के अकॉर्डिंग कब क्या करना चाहिए वो पढ़ा। उसके बाद में अपन लास्ट में जो गए कॉम्प्लिकेशन पढ़ी। तो आज प्रीक्लेम्सिया कंप्लीट हो गया है और कल अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इक्लेम्सिया। धन्यवाद।